नावल लिटिल वुमेन, राइटर लुइजा मे ओकॉट, बाब 13, उन्वान हवा में महल। लॉरी एक गर्म सितंबर के दोपहर अपने झूले में आराम से आहिस्ता आहिस्ता झूलते हुए पड़ा था, ये सोचते हुए कि उसके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना सुस्त कि जाकर मालूम न कर सके। वो अपने एक खास मूड में था क्योंकि दिन ना तो मुफीद गुजरा और ना ही तसल्ली बख्श, और वो ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो दिन दोबारा जी सकता। गर्म मौसम ने उसे सुस्त बना दिया था और उसने अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज किया, मिस्टर ब्रूक का सब्र आजमाया, अपने दादा को दोपहर का आधा हिस्सा मश्क करने से नाराज किया, नौकरों को थोड़ा सा खौफजदा किया, ये झूठी बात फैलाकर कि उसके कुत्तों में से एक पागल हो रहा है, और अपने घोड़े की किसी फर्जी गफलत पर अस्तबल वाले के साथ तेज बातों के बाद वो झूले में खुद को फेंक कर दुनिया की हमाकत पर गुस्सा निकालने लगा, यहाँ तक कि खूबसूरत दिन की पुरसुकून फिजा ने उसे अपनी मर्जी के बिना ही मुतमईन कर दिया। ऊपर घोड़े के कुशनीज दरख्त की सब्ज छांव में नजर घुमाते हुए वो हर किस्म के ख्वाब देख रहा था और ये तसव्वुर कर रहा था कि वो दुनिया के गिर्द समुंदर में सफर कर रहा है, जब आवाजों ने उसे एक लम्हे में हकीकत की तरफ वापस ले आए। झूले की जालियों से झांकते हुए उसने मार्च की बहनों को आते हुए देखा, जैसे किसी मुहिम पर रवाना हो। दुनिया में ये लड़कियां अब क्या कर रही हैं? लॉरी ने सोचा, अपनी सुस्त आंखें खोलते हुए, ताकि अच्छी तरह देख सके, क्योंकि पड़ोसियों की शक्ल में कुछ अजीब सा था। हर एक ने एक बड़ा हलकता हुआ टोपी पहना हुआ था, एक भूरा लिनन का थैला एक कंधे पर लटका हुआ था और एक लंबी छड़ी हाथ में थी। मैग के पास एक कुशन था, जो के पास एक किताब, बेथ के पास एक टोकरी और एमी के पास एक पोर्टफोलियो था। सब चुपचाप बाग के जरिए निकले, छोटे पिछले दरवाजे से बाहर निकले और उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया जो घर और दरिया के बीच में वाक़या थी। वाह, ये तो मजेदार है, लॉरी ने अपने आप से कहा। पिकनिक मनाना और मुझे न बताना, वो कश्ती में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास चाबी नहीं है। शायद वो भूल गई हो, मैं उनके पास ले जाऊंगा और देखूं क्या हो रहा है। हालांकि उसके पास आधे दर्जन टोपियां थीं, लेकिन उसे एक तलाश करने में वक्त लगा। फिर चाबी की तलाश हुई, जो आखिरकार उसकी जेब में मिली। और उस वक्त लड़कियां बिल्कुल नजर से ओझल हो गई थीं, जब वो बाढ़ को कूदकर उनके पीछे दौड़ा। कश्ती खाने तक सबसे छोटा रास्ता लेते हुए उसने उनके जाहिर होने का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया और उसने पहाड़ी पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। उसके एक हिस्से पर सनोबर के दरख्तों का छोटा सा जंगल था और उस ग्रीन जगह के दिल से एक साफ आवाज आई, जो सनोबर की हल्की सरसराहट या झिंगरों की नींद भरी चीख से कहीं ज्यादा वाजे थी। ये तो एक सीन है, लॉरी ने सोचा, झाड़ियों के बीच से झांकते हुए, और पहले ही चौकस और खुश मिजाज लग रहा था। ये काफी खूबसूरत मंजर था, क्योंकि बहनें एक छाएदार गोशे में इकट्ठी बैठी थीं, जिस पर धूप और छाया झिलमिलाते रहते थे। खुशबूदार हवा उनके बाल उठा रही थी और उनके गर्म गालों को ठंडा कर रही थी, और जंगल के सब छोटे लोग अपने कामों में मसरूफ थे, गोया ये अजनबी नहीं बल्कि पुराने दोस्त थे। मैग अपने कुशन पर बैठी थी, सफेद हाथों से बारीक कारी से सिलाई कर रही थी और गुलाबी लिबास में सब्ज के दरमियान बिल्कुल ताज़ा और प्यारी लग रही थी। बेथ करीब ही हेमलॉक के नीचे जमी हुई कोन्स को तरतीब दे रही थी, क्योंकि वो उनसे खूबसूरत चीजें बनाती थी। एमी पौधों के ग्रुप का खाका बना रही थी और जो जोर से पढ़ते हुए बुनाई कर रही थी। लड़के के चेहरे पर एक साया गुजरा जब उसने उन्हें देखा, महसूस करते हुए कि उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो मधु नहीं था। फिर भी वो ठहर गया क्योंकि घर बहुत तन्हा लग रहा था और जंगल में ये पुरसुकून महफिल उसके बेचैन मन के लिए बहुत पुरकशिश थी। वो इतना पुरसुकून खड़ा रहा कि एक गिलहरी, जो अपनी फसल जमा करने में मसरूफ थी, करीब के पुएर से नीचे दौड़ी, अचानक उसे देखा और वापस छलांग लगाई, इतनी तेज चीखी कि बेथ ने ऊपर देखकर बर्च के पीछे मौजूद उदास चेहरे को पहचान लिया और एतमाद भरी मुस्कुराहट के साथ उसे इशारा किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बराए मेहरबानी, या मैं खलल डालूंगा? उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए पूछा। मैग ने अपनी भवें उठाई, लेकिन जो ने उसे नापसंदीदा निगाह से देखा और फौरन कहा, बिल्कुल आ सकते हैं। हमें पहले आपसे पूछना चाहिए था, बस हमने सोचा कि आपको ये लड़कियों का खेल नापसंद आए। मुझे हमेशा आपके खेल पसंद हैं, लेकिन अगर मैग नहीं चाहती तो मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई एतराज नहीं अगर आप कुछ करो, यहाँ बेकार बैठना कानूनों के खिलाफ है। मैग ने संजीदगी लेकिन शाइस्तगी से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, अगर आप मुझे थोड़ा रुकने दें तो मैं कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि नीचे तो जैसे सहारा सहारा हो। क्या मैं सिलाई करूं?
पढ़ूं, कौन संभालूं, खाका बनाऊं या सब कुछ एक साथ करूं? अपने रीच ले आओ, मैं तैयार हूं। और लॉरी एक फर्माबरदारी के अंदाज से बैठ गया जो देखने में बहुत खुशनुमा था। ये कहानी मुकम्मल करो जब मैं अपना हील सेट करूं, जो ने किताब देते हुए कहा। जी मैडम, वो आजिजी से जवाब दिया और अपनी पूरी कोशिश करने लगा ताकि बिजी बी सोसाइटी में दाखिले के मौके की कद्र जाहिर कर सके। कहानी बहुत लंबी नहीं थी और जब खत्म हुई तो उसने अपनी मेहनत के इनाम के तौर पर कुछ सवाल पूछने की जुर्रत की। बराए मेहरबानी मैडम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये इंतहाई तालीमी और दिलचस्प इदाहा नया है? क्या तुम इसे बताओगे? मैग ने अपनी बहनों से पूछा। वो हंसेगा, एमी ने खबरदार करते हुए कहा। कौन परवाह करता है, जो ने कहा। मुझे लगता है कि उसे पसंद आएगा, बेथ ने इजाफा किया। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि हंसूंगा नहीं। बताओ जो, और मत डरो। तुमसे डरने का ख्याल ही क्या। देखो, हम पहले पिलग्रिम्स प्रोग्रेस खेलते थे और हम उसे पूरी संजीदगी से खेल रहे हैं, पूरे मौसम सर्द और गर्म में। जी मुझे मालूम है, लोरी ने अक्लमंदी से सर हिलाते हुए कहा। किसने बताया? जो ने पूछा। रूहों ने। नहीं, मैंने बताया। मैंने एक रात तुम सबके गायब होने पर उसे खुश करने की कोशिश की और वो काफी उदास था। उसे पसंद आया, तो डांटना मत जो, बेथ ने आजिजी से कहा। तुम राज नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, अब परेशानी बच गई। बराहे मेहरबानी आगे बढ़ो, लोरी ने कहा, जैसे जो अपने काम में मशगूल हो गई, थोड़ा नापसंदीदगी के साथ। ओ, क्या तुमने इस नए मंसूबे के बारे में नहीं बताया? हमने अपनी छुट्टी जाया ना करने की कोशिश की। हर एक का एक काम था और उस पर पूरी लगन से काम किया। तातीलात तकरीबन खत्म हो गई हैं, सब काम मुकम्मल हो गए हैं और हमें खुशी है कि हमने सुस्त रवि नहीं की। जी मुझे भी यही लगता है। और लोरी ने अपने सुस्त दिनों पर अफसोस किया। अम्मी चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर गुजारें, तो हम अपना काम यहाँ ले आते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। मजे के लिए हम अपना सामान इन थैलों में लाते हैं, पुरानी टोपियां पहनते हैं, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए खंबे इस्तेमाल करते हैं और पिलग्रिम्स का खेल खेलते हैं, जैसा हम सालों पहले करते थे। हम इस पहाड़ी को डिलेक्टेबल माउंटेन कहते हैं क्योंकि हम दूर तक देख सकते हैं और उस मुल्क को देख सकते हैं जहां हम कभी रहने की उम्मीद करते हैं। जो ने इशारा किया और लोरी बैठकर गौर से देखने लगा, क्योंकि लकड़ी में एक खुले हिस्से से वसी नीला दरिया, दूसरी तरफ के मैदान, बड़े शहर के किनारों से दूर सब्ज पहाड़ जो आसमान से मिल रहे थे नजर आ रहे थे। सूरज कम था और आसमान खजन के गुरूबे आफताब की शानदार रोशनी से रोशन था। पहाड़ियों पर सुनहरी और अरगूनी बादल थे और लाल रोशनी में उठते हुए चांदी सफेद पहाड़ चमक रहे थे जैसे किसी आसमानी शहर के हल्के मीनार। कितना खूबसूरत है ये, लोरी ने नर्म लहजे में कहा, क्योंकि वो किसी भी किस्म की खूबसूरती को फौरन देख और महसूस कर सकता था। अक्सर ऐसा होता है और हमें इसे देखना पसंद है, क्योंकि ये कभी एक जैसा नहीं होता मगर हमेशा शानदार होता है, एमी ने जवाब दिया, दिल में सोचते हुए कि काश वो इसे पेंट कर सकती। जो उस मुल्क की बात करती है जहां हम कभी रहने की उम्मीद करते हैं, वो हकीकी मुल्क, वो कहती है, जहां सुअर, मुर्गी और घंट के काम होते हैं। अच्छा लगता, मगर काश ऊपर वाला खूबसूरत मुल्क हकीकी होता और हम कभी वहां जा सकते, बेथ ने सोच में कहा। एक और भी खूबसूरत मुल्क है उससे, जहां हम जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब हम काफी अच्छे हो जाएंगे, मैग ने अपनी सबसे मीठी आवाज में जवाब दिया। इंतजार करना बहुत लंबा लगता है और ये करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी उड़ जाना चाहती हूँ जैसे वो बुलबुलें उड़ती हैं और उस शानदार दरवाजे से अंदर जाना चाहती हूँ। तुम वहां पहुंच जाओगी बेथ, जल्दी या देर से इसका खौफ नहीं। मैं हूं जो लड़ना और मेहनत करना पड़ेगा, चढ़ना और इंतजार करना पड़ेगा और शायद आखिरकार कभी अंदर न पहुंच पाऊं। तुम मेरे साथ होगी अगर ये किसी राहत की बात है। मुझे बहुत सफर करना पड़ेगा कबल इसके कि मैं तुम्हारे स्वर्गीय नगर को देख सकूं। अगर मैं देर से पहुंचूं तो तुम मेरे लिए अच्छा कलमा कहोगी, है ना? लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसकी छोटी दोस्त को परेशान कर गया, मगर उसने खुशदिली से अपनी खामोश आंखें बदलते बादलों पर मरकूज करते हुए कहा, अगर लोग वाकई जाना चाहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वाकई कोशिश करें तो मेरा ख्याल है वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस दरवाजे पर कोई ताले होंगे या गेट पर कोई मुहाफिज। मैं हमेशा ये तसव्वुर करती हूँ कि वो वैसा ही है जैसा तस्वीर में है, जहाँ रोशन लोग अपने हाथ फैलाकर गरीब क्रिश्चियन को खुशामदीद कहते हैं जब वो दरिया से ऊपर आता है। क्या मजा न हो अगर हम जो हवाई महल बनाते हैं वो सच हो जाएं और हम उनमें रह सकें? जो ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद कहा, मैंने इतनी मिकदार में बनाए हैं कि ये इंतखाब करना मुश्किल होगा कि कौन सा रखूं। लोरी ने पीठ के बल लेटे और गिलहरी पर कोन्स फेंकते हुए कहा, जिसने उसे धोखा दिया था। तुम्हें अपना पसंदीदा लेना होगा। कौन सा है? मैग ने पूछा। अगर मैं अपना बताऊंगा तुम अपना बताओगी?
हाँ, अगर लड़कियां भी बताएं। हम बताएंगे ना लोरी। जब मैं दुनिया का जितना हिस्सा देख लूं जितना चाहूं तो मैं जर्मनी में बसना चाहूंगा और जितना चाहूं मौसीकी सुनूंगा। मैं खुद एक मशहूर मौसीकार बनूंगा और तमाम मखलूक सुनने के लिए आएगी और मुझे पैसे या कारोबार की कोई फिक्र नहीं होगी। बस अपनी पसंद के लिए जिंदगी गुजारूंगा और लुत्फ उठाऊंगा। ये मेरा पसंदीदा महल है। तुम्हारा कौन सा है मैग? मार्गरेट को अपना महल बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और उसने अपनी आंखों के सामने फर्जी मच्छर हटाने के लिए हल्की हल्की हरकत की और आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक खूबसूरत घर चाहूंगी, हर किस्म की आसाइशों से भरा हुआ। अच्छा खाना, खूबसूरत कपड़े, शानदार फर्नीचर, खुशगवार लोग और दौलत के अंबार। मैं इसकी मालिका होंगी और जैसा चाहूं इंतजाम करूंगी। काफी नौकर होंगे ताकि मुझे कभी काम ना करना पड़े। कितना मजा आएगा। मगर मैं काहिल नहीं रहूंगी, बल्कि नेकी करूंगी और सब मुझे दिल से पसंद करेंगे। क्या तुम अपने फजाई महल के लिए कोई मालिक नहीं चाहोगी? लॉरी ने चालाकी से पूछा। मैंने कहा खुशगवार लोग, तुम जानते हो। और मैग ने बात करते हुए एहतियात से अपने जूते बांधे ताकि कोई इसका चेहरा ना देखे। क्यों नहीं कहती कि तुम्हें एक शानदार, अक्लमंद, अच्छा शौहर और कुछ फरिश्ते जैसे बच्चे चाहिए? तुम जानती हो कि तुम्हारा महल बगैर इनके मुकम्मल नहीं होगा। बेबाक जो ने कहा, जिसके अभी तक नर्म ख्यालात नहीं थे और रोमांस से सिर्फ किताबों में दिलचस्पी रखती थी। तुम्हारे महल में तो बस घोड़े, स्याही के स्टैंड और नॉवल होंगे, मैग ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। क्या वाकई नहीं होंगे? मैं अरबी घोड़ों से भरा अस्तबल रखूंगा, कमरे किताबों से भरे होंगे और मैं जादुई स्याही के स्टैंड से लिखूंगा ताकि मेरे काम लॉरी की मौसीकी की तरह मशहूर हों। मैं अपने महल में जाने से पहले कुछ शानदार करना चाहता हूँ, कोई हीरो या हैरानगीज जो मेरे मरने के बाद भी याद रखा जाए। मुझे नहीं मालूम क्या, मगर मैं उसकी तलाश में हूँ और एक दिन सबको हैरान करने का इरादा रखता हूँ। मेरा ख्याल है मैं किताबें लिखूंगा, अमीर और मशहूर बनूंगा। ये मुझे पसंद आएगा। ये मेरा पसंदीदा ख्वाब है। मेरा ख्वाब यह है कि मैं घर पर वालिद और वालिदा के साथ महफूज रहूं और खानदान की देखभाल में मदद करूं, बेथ ने मुतमईन होकर कहा। क्या तुम कुछ और नहीं चाहती? लॉरी ने पूछा। जब से मेरे पास छोटा पियानो आया है मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि हम सब सेहतमंद रहें और साथ रहें, और कुछ नहीं। मेरे पास बहुत सी ख्वाहिशात हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा ये है कि मैं एक फनकार बनूं, रोम जाऊं, खूबसूरत तस्वीरें बनाऊं और पूरी दुनिया की बेहतरीन फनकारा बनूं। एमी की आजिज़ाना ख्वाहिश थी। हम सब बहुत बुलंद हौसला हैं, है ना? हम में से हर कोई सिवाय बेथ के अमीर और मशहूर बनना चाहता है और हर लिहाज से शानदार होना चाहता है। मैं हैरान हूं कि हम में से किसी को भी अपनी ख्वाहिशात मिलेंगी। लॉरी ने घास चबाते हुए कहा, जैसे गौर फिक्र में गाय का बच्चा हो। मेरे फजाई महल की चाबी मेरे पास है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या मैं दरवाजा खोल सकूंगा, जो ने पूरे सरार अंदाज में कहा। मेरे महल की चाबी मेरे पास है, मगर मुझे इसे आजमाने की इजाजत नहीं। कॉलेज की लानत, लॉरी ने बेसब्री से आह भरते हुए कहा। ये रही मेरी, और येमी ने अपना पेंसिल हिलाते हुए कहा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैग ने उदास होकर कहा। हाँ, तुम्हारे पास है, लॉरी ने फौरन कहा। कहाँ? तुम्हारे चेहरे में। ये बेवकूफी है, इसका कोई फायदा नहीं। इंतजार करो और देखो, शायद ये तुम्हें कुछ ऐसा दे जो काबिले कद्र हो, लड़के ने इस छोटे से राज के ख्याल पर हंसते हुए कहा, जो वो जानने का दावा करता था। मैग ने अपने हाथ से चेहरा छुपा लिया, मगर कोई सवाल नहीं किया और दरिया के पार वही पुरुमीद नजर देखी जो मिस्टर ब्रुक ने नाइट की कहानी सुनाते वक्त रखी थी। अगर हम 10 साल बाद जिंदा रहें तो मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि हम में से कितने अपनी ख्वाहिशात हासिल कर चुके हैं या हम आपसे कितना करीब हैं, जो ने कहा, जो हमेशा किसी प्लान के साथ तैयार रहती थी। क्या मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी? 27 साल, मैग ने कहा, जो अभी 17 बरस की हुई थी मगर खुद को बालिग महसूस कर रही थी। तुम और मैं 26, टेडी, बेथ 14 और एमी 22 साल की होंगी। कितना शानदार पार्टी होगी, जो ने कहा। मुझे उम्मीद है कि उस वक्त तक मैं कुछ ऐसा कर चुकी होंगी कि इस पर फख्र हो, मगर मैं इतनी सुस्त हूँ, मुझे खौफ है कि मैं सुस्त रवि करूंगी। जो माँ कहती हैं तुम्हें मकसद चाहिए और जब तुम उसे पालो वो यकीन रखती हैं कि तुम शानदार काम करोगी। क्या वाकई? सताहन की कसम, मैं करूंगा अगर मौका मिला, लॉरी ने अचानक तवानाई के साथ बैठते हुए कहा। मुझे दादा को खुश करने के लिए मुतमईन होना है और मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरी फितरत के खिलाफ है और मुश्किल लगता है। वो चाहता है कि मैं इंडिया का ताजिर बनूं जैसा वो था, और मैं गोली मारकर मर जाना पसंद करूंगा। मुझे चाय, रेशम, मसाले और हर किस्म की फजूल चीजें जो उसकी पुरानी कश्तियां लाती हैं ना पसंद है, और मुझे परवाह नहीं कि वो जल्दी डूब जाएं जब मैं उनका मालिक हूँ।
कॉलेज जाना उसे खुश करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसे 4 साल दूं तो वो मुझे कारोबार से आजाद कर देगा, मगर वो सख्त है और मुझे बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा उसने किया, जब तक कि मैं खुद को आजाद न कर लूं और अपनी मर्जी करूं जैसा मेरे पिता ने किया। अगर कोई बच्चा होता जो उस बुजुर्ग के साथ रहता तो मैं कल ही ऐसा कर लेता। लॉरी पुरजोश अंदाज में बोल रहा था और बिल्कुल तैयार लग रहा था कि वो सबसे छोटी वजह पर अपनी धमकी अमली तौर पर नाफिज करे, क्योंकि वो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था और अपनी सुस्त तबीयत के बावजूद एक नौजवान मर्द की तरह गुलामी से नफरत करता था और दुनिया को खुद आजमाने की बेचैन ख्वाहिश रखता था। मेरी तुम्हें नसीहत है कि तुम अपनी किसी कश्ती में रवाना हो जाओ और अपने रास्ते को आजमाने तक दोबारा घर न आओ, जो ने कहा, जिसका तस्वुर इस ऐसी दलेर भरे कारनामे के ख्याल से रोशन हो गया था और जिसकी हमदर्दी टेडी के मजालिम कहलाने वाले बात से उभरी थी। ये सही नहीं है जो, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और लॉरी को तुम्हारी बुरी नसीहत नहीं माननी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दादा चाहते हैं मेरे प्यारे लड़के, मैग ने अपने सबसे माँ जैसी आवाज में कहा। कॉलेज में अपनी पूरी कोशिश करो और जब वो देखेंगे कि तुम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ सख्ती या नाइंसाफी नहीं करेंगे। जैसा तुम कहते हो, वहाँ और कोई नहीं है जो इनके साथ रहे और उन्हें मोहब्बत करे, और अगर तुम उनकी इजाजत के बगैर छोड़ दो तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगे। उदास या परेशान मत हो, बस अपना फर्ज अदा करो और तुम्हें तुम्हारी जजा मिलेगी, जैसा अच्छे मिस्टर ब्रुक को मिला, इज्जत और मोहब्बत हासिल करने के जरिए। तुम्हें उनके बारे में क्या मालूम है? लॉरी ने पूछा, अच्छू नसीहत के लिए शुक्रगुजार मगर लेक्चर पर एतराज करते हुए और अपने गैर मामूली गुस्से के बाद गुफ्तगू को अपने बारे में मोड़ने पर खुश। सिर्फ इतना जो तुम्हारे दादा ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि वो मर गई और किसी अच्छे शख्स के लिए प्राइवेट टीचर के तौर पर बैरून मुल्क नहीं गए क्योंकि वो इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, और अब वो एक बूढ़ी औरत का ख्याल रखते हैं जिसने उनकी माँ की परवरिश की, और किसी को कुछ नहीं बताते मगर अपनी पूरी सखावत, सब्र और अच्छाई से काम करते हैं। वैसे ही हैं प्यारे बूढ़े दोस्त, लॉरी ने दिल से कहा जब मैं कहानी सुनाते हुए रुक गई, चेहरे पर संजीदगी और जोश के साथ। ये दादा जैसा है कि सब कुछ जान लेते हैं बगैर ये बताएं और अपनी तमाम अच्छाई दूसरों को बताते हैं ताकि वो उन्हें पसंद करे। ब्रुक नहीं समझ सके कि तुम्हारी माँ इतनी मेहरबान क्यों थी, मुझे अपने साथ बुलाकर और अपनी खूबसूरत दोस्ताना अंदाज में पेश करके। वो समझता था कि वो बिल्कुल कामिल हैं और दिनों दिन इस बारे में बात करता रहा और तुम सब के बारे में शानदार अंदाज में बात करता रहा। अगर कभी मेरी ख्वाहिश पूरी हुई तो देखो मैं ब्रुक के लिए क्या करूंगा। अब कुछ करना शुरू करो और उनकी जिंदगी को तकलीफ न दो, मैग ने तेज लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तकलीफ देता हूँ मिस? मैं हमेशा उनके चेहरे से जान सकती हूँ जब वो दूर जाते हैं। अगर तुमने अच्छा किया है तो वो मुतमईन लगते हैं और तेज चलते हैं, अगर तुमने उनको सताया है तो वो संजीदा लगते हैं और आहिस्ता चलते हैं, जैसे वापस जाकर बेहतर काम करना चाहते हो। अच्छा, तो मुझे ये कैसा लगा? तो तुम ब्रुक के चेहरे में मेरे अच्छे और बुरे कामों का हिसाब रखती हो? मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे खिड़की के पास गुजरते हुए झुकते और मुस्कुराते हैं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुमने टेलीग्राफ खड़ा कर दिया है। हमने नहीं किया, गुस्सा मत करो, और उन्हें मत बताना कि मैंने कुछ कहा। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि मुझे परवाह है कि तुम कैसे कर रहे हो, और यहाँ जो कुछ कहा जाता है वो एतमाद में कहा जाता है, तुम जानते हो, मैग ने कहा, अपनी गैर मोहतात बात के मुमकिन असरात पर काफी परेशान। मैं किस्सागो नहीं हूँ, लॉरी ने कहा, अपने उच्च और बावकार अंदाज में, जैसा कभी कभार वो उसे पहना हुआ लगती थी। सिर्फ अगर ब्रुक दर्जा हरारत की तरह होगा तो मुझे ध्यान रखना होगा और अच्छा मौसम रखना होगा ताकि वो रिपोर्ट कर सके। बुरा ना मानो, मेरा मकसद नसीहत या किस्सा सुनाना या फजूल बातें करना नहीं था। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जो तुम्हें इस एहसास में हौसला दे रही थी जिसके लिए तुम बाद में अफसोस करोगे। तुम हमारे साथ बहुत मेहरबान हो, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमारे भाई हो और हम बस वही कहते हैं जो सोचते हैं। माफ करो, मेरा मकसद मेहरबानी थी। और मैग में मोहब्बत और हया के साथ अपना हाथ पेश किया। अपने आर्जी गुस्से पर शर्मिंदा, लॉरी ने मेहरबान छोटे हाथ को थाम लिया और साफ कोई से कहा, माफ करने के लिए मुझे होना चाहिए। मैं चिड़चिड़ा हूँ और पूरे दिन बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे मेरी कमियों के बारे में बताओ और बहन की तरह रहो, तो अगर मैं कभी भड़क जाऊँ तो बुरा मत मानना। मैं तुम सबका तब भी शुक्रगुजार हूँ। जाहिर करने के लिए कि वो नाराज नहीं है, उसने खुद को मुमकिन हद तक खुशगवार बनाया। मैग के लिए रुई लपेटी, जो कि खुश करने के लिए शायरी सुनाई, बेथ के लिए कौंस छटके और एमी की फर्न्स में मदद की, ये साबित करते हुए कि वो बिजी बी सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए मुनासिब हैं।
जब वो कुछ दोस्ताना कछुओं की घरेलू आदतों पर मुतहरिक गुफ्तगू कर रहे थे, एक प्यारा सा मखलूक दरिया से आ गया था। तो एक हल्की सी घंटी ने खबरदार किया कि हन्ना ने चाय बनाने के लिए रख दी है और वो सिर्फ वक्त पर घर पहुंचकर खाने के लिए तैयार हो सकते थे। क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? लोरी ने पूछा। हाँ, अगर तुम अच्छे हो और अपनी किताब से मोहब्बत करते हो, जैसा प्राइमर में लड़कों से कहा गया है, मैग ने मुस्कुराकर कहा। मैं कोशिश करूंगा। तो तुम आ सकते हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि स्कॉटिश लोगों की तरह कैसे बनाई जाती है। अभी जुराबों की मांग है, जो ने मजीद कहा, अपनी जुराब को एक बड़े नीले रंग के बैनर की तरह हिलाते हुए जब वो गेट पर अलग हो गए। उस रात जब बेथ शाम के वक्त मिस्टर लॉरेंस के लिए प्ले करती, लॉरी पर्दे के साए में खड़ा सुन रहा था। छोटे डेविड की सादा मौसीकी जो हमेशा उसके उदास मिजाज को सुकून देती, और उस बूढ़े आदमी को देख रहा था जो अपने सर को हाथ पर रखे उस मरे हुए बच्चे के नाजुक ख्यालों में डूबा हुआ था जिससे वो बहुत प्यार करता था। दोपहर की गुफ्तगू याद करते हुए लड़के ने अपने आप से कहा, अज़्म के साथ की कुर्बानी खुशदिली से करेगा। मैं अपना महल छोड़ दूंगा और उस बूढ़े आदमी के साथ रहूंगा जब तक उसे मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।